बच्चों, आज हम अध्याय 1 इतिहास में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ेंगे बच्चों। और राष्ट्रवाद क्या है उसके बारे में बताया गया है आपके पाठ में। राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड 18वीं शताब्दी के मध्य में राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में विभाजित थे, जिनके शासकों ने अपने स्वायत्त प्रदेशों का निर्माण किया था। उन्होंने एक सामूहिक पहचान या एक आम संस्कृति साझा नहीं की। कुछ महत्वपूर्ण कारक यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय को जन्म दिया है, जो निम्न है। नंबर 1 है नए मध्यम वर्ग का उदय बच्चों। दूसरा है उदारवाद की विचारधारा का प्रसार। तीसरा रूढ़वादी की नई भावना और वियना की संधि। चौथा क्रांतिकारियों का उदय बच्चों उसी में आपके लिखा निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखे। जूसेफ मेस्नी कौन थे उसके वाली। 1830 ईस्वी के दशक के दौरान एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए जूसेफ मेस्नी ने एक कार्यक्रम तैयार किया। उन्होंने 2 भूमिगत समाजों का गठन किया, पहला मार्सेल्स में युवा इटली और दूसरा वर्ण में युवा यूरोप। मार्टिनिज ने उन्हें हमारे सामाजिक आदेश का सबसे बड़ा दुश्मन बताया है बच्चों। दूसरी टिप्पणी है काउंट कैमिलो द कवूर। इटली के एकीकरण में प्रमुख मंत्री कवूर की कूटनीति का योगदान बहुत अधिक था, जो 1892 से 1860 ईस्वी तक पीडमांट के मंत्री बने। कवूर फ्रांस से सार्डिनिया पीडमांट की एक चतुर कूटनीतिक संधि के माध्यम से 1859 में ऑस्ट्रियाई सेना को पराजित करने में सफल हुए। दूसरी टिप्पणी है, तीसरी है फ्रैंकफर्ट संसद। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान लेने के लिए एक जुलूस में शामिल हुए। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के निर्माण के लिए संविधान का प्रारूप तैयार किया था बच्चों इसी में आपका है वियना की संधि के महत्वपूर्ण बिंदु को स्पष्ट किए थे। वियना की संधि के बारे में बताया गया है। वियना संधि क्या है बच्चों? वियना की संधि है। वियना की संधि के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बूर्बो राजवंश को सत्ता में बहाल किया गया था। दूसरा बिंदु है फ्रांस में नेपोलियन के अंतर्गत कब्जे वाले प्रदेशों को खो दिया। तीसरा भविष्य में इसके विस्तार को रोकने के लिए फ्रांस की सीमाओं पर एक श्रृंखला की स्थापना की गई। अगला बिंदु है नेपोलियन द्वारा गठित जर्मन महासंघ के 39 राज्यों को पहले की तरह बनाए रखा गया। अगला बिंदु वियना संधि के पूर्व में रूस को पोलैंड का भाग दिया गया था, जबकि प्रूसिया को सैक्सनी का एक भाग दिया गया था बच्चों। तो अगला बिंदु है सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य नेपोलियन द्वारा परास्त हुए राजशाहों को बहाल करना और यूरोप में एक नई रूढ़वादी व्यवस्था स्थापित करना था बच्चों। ये वियना की संधि की शर्तें थी बच्चों। अगला प्रश्न है नेपोलियन संहिता के संबंधी सुधार एवं विचार के बारे में है। नेपोलियन संहिता क्या है, उसने क्या सुधार किए नेपोलियन संबंधी? तो लिखा है नेपोलियन द्वारा फ्रांस के विशाल क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता को देखते हुए 1804 ईस्वी में एक विधि संहिता का निर्माण किया, जो नेपोलियन संहिता के नाम से जानी जाती है। यह संहिता नागरिक संहिता भी थी। इनके बिंदु है कानून के समक्ष समानता का अधिकार, समन्वय व्यवस्था की समाप्ति तथा भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों का अंत होना। दूसरा नेपोलियन संहिता में एक समान कानून व्यवस्था, मानक भार और राष्ट्रीय मुद्रा का प्रावधान करना। कारीगरों की श्रेणी संघों के नियंत्रण में मुक्ति करना। ये बच्चों ये नेपोलियन संहिता
के कुछ सुधार थे। बच्चों, यूरोप में कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग के बारे में बताया कि कुलीन वर्ग और नए मध्यम वर्ग की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक। कुलीन वर्ग यूरोप महाद्वीप का सबसे प्रभावशाली वर्ग था। यूरोप के पश्चिम और मध्य भागों में औद्योगिक इकाइयों और व्यापार में बढ़ोतरी से शहरों का विकास हुआ और वाणिज्यिक वर्ग का उद्भव हुआ। बच्चों, ये कुलीन वर्ग। बच्चों, अगला है औद्योगिक के कारण नए सामाजिक समूह, श्रमिक वर्ग के लोग और मध्यम वर्ग, उद्योगपति, व्यापारी, सेवा क्षेत्र के लोग अस्तित्व में आए थे। बच्चों, तो बच्चों आपके उस पाठ में लिखा है जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जर्मनी का एकीकरण करने के लिए कुछ उद्देश्य थे। तो 1848 के बाद यूरोप में राजशक्ति और राजनीतिक वर्चस्व पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रयोग किया। जर्मनी में मध्यम वर्गीय लोगों के बीच राष्ट्रवादी भावना व्यापक थी। प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन को नेतृत्व किया। प्रशा के प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क को इस प्रक्रिया का जनक माना जाता है, जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की सहायता ली थी। एकीकरण के समय हुई घटनाएं निम्नलिखित हैं। 18 जनवरी 1871 को जर्मनी राज्यों के शासकों, सेना के प्रतिनिधियों, मुख्यमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क सहित प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साय के महल में हुई, जिसमें विलियम प्रथम की अध्यक्षता में जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई थी। जर्मनी में मुद्रा, बैंकिंग, न्यायिक प्रणाली पर बल दिया गया। ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 7 वर्षों तक लड़ा गया। यह युद्ध प्रशा की जीत के साथ समाप्त हो गया और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। बच्चों, जैसे जर्मनी का एकीकरण, वैसे ही इटली के एकीकरण में मेजनी कबूर योगदान की प्रमुख भूमिका रही है। इटली का एकीकरण इटली का राष्ट्रीय एकीकरण आधुनिक यूरोप के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना है। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा था, जिसमें एक केवल इतालवी राजघराने के अधीन था। इटली के एकीकरण में मेजनी, कबूर और गैरिबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान है। तो इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान क्या है? बच्चों, मेजनी ने इटली को एकीकृत कर गणराज्य बनाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। उसने 1860 के दशक में इटली के एकीकरण हेतु एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसके प्रचार प्रसार के लिए उसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया। 1841 ईस्वी से 1848 ईस्वी इस संगठन की सहायता से मेजनी ने सिसिली तथा नेपल्स के विद्रोह को सफल बनाने का प्रयास किया। बच्चों, तो ये बच्चों राष्ट्रवाद का पाठ आपका ये समाप्त हुआ है। ये आप बहुत इम्पॉर्टेंट है। इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण के बारे में बताया गया है। इसको आप अच्छी तरह पढ़िएगा, देखिएगा, सुनिएगा और ये हमारा ये वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।